नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं मित्रों, ये सभी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अ यदि धन अपि, ब है यद धन अपि, स है आदि धन अपि और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन अ, यदि धन अपि। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, पहला अ हो जाएगा, यदि धन अपि। दूसरा क्वेश्चन है, तथैव में संधि है। तथैव शब्द में संधि पूछा गया है। अ ऑप्शन है वृद्धि संधि, ब है यण संधि, स है गुण संधि और द है अयादि संधि। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा वृद्धि संधि। देखिए, वृद्धि संधि के दो नियम बताए गए हैं कि पहले वर्ण के बाद दूसरे वर्ण पर अय की मात्रा और औ की मात्रा जिस शब्द में हो तो 90% तक उसमें वृद्धि संधि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द। पवन शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में यह पूछा गया है। पवन का संधि विच्छेद है। पवन जो शब्द है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन अ है पो धन अनः, ब है पौ धन अनः और स है पा धन अनः तथा द है ये सभी। तो देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अ ध्वनि की बोध हो रही है, प व। तो देखिए, प में क्या है, प में यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है, व में व रहेगा तो अ व, अ आ रहा है तो अ के लिए ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, ओ की मात्रा। तो देखिए, ओ की मात्रा कहीं लगा है क्या? हाँ, ओ की मात्रा लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, पो धन अना। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र में संधि है। रविंद्र शब्द दे दिया गया है और रविंद्र शब्द में पूछा गया है कि इसमें कौन संधि है। ऑप्शन है दीर्घेश्वर संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो पहले वर्ण के बाद दूसरे वर्ण में अगर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई हो, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई हो या बड़ी री की मात्रा लगी हुई हो तो उसमें जो है दीर्घ स्वर संधि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र में संधि है। अ गुण संधि, ब यण संधि, स अयादि संधि और द है वृद्धि संधि। तो इसमें आप देख रहे हैं पहले वर्ण के बाद दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा लगी हो तो उसमें ए की मात्रा, जैसे रमेश है, गणेश है, तो ए की मात्रा जिसमें लगी होती है तो उसमें जो है गुण स्वर संधि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां, इको यणचि किस संधि का सूत्र है? इको यणचि किस संधि का सूत्र है भाई? आ ऑप्शन है गुण संधि, ब यण संधि, स अयादि संधि और द इनमें से कोई नहीं। तो इको यणचि यानी इक एक प्रत्याहार है जो यण प्रत्याहार में बदल जाता है। तो यह जो सूत्र है किस संधि का है? तो यह हो जाएगा यण संधि का, इको यणचि। यानी इसमें यण आपको दिखाई दे रहा है सूत्र में, तो यह यण संधि का होगा। तो इसका ऑप्शन ब सही होगा। सातवां,
जो क्वेश्चन है वह है आद गुणः किस संधि का सूत्र है। बिल्कुल ही आसान। देखिए सूत्र में ही संधि का नाम लिखा हुआ है। अ गुण संधि, ब यण संधि, स अयादि संधि और द दीर्घ संधि। तो देखिए यहाँ पे गुण दिया है ना, आदि गुण, तो किस संधि का हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका असही हो जाएगा, गुण संधि। अगला क्वेश्चन है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो इसमें आप देख रहे हैं कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो इसमें आप देख लीजिए, जो इसका आंसर सही होगा वह हो जाएगा कंठ। ऑप्शन अ सही है। अगला जो क्वेश्चन है 9वां, सह पादेन खंजः अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है? सह पादेन खंजः, खंज माने क्या होता है? लंगड़ा। स माने वह पैर से लंगड़ा है। तो इस वाक्य में विभक्ति आपको बताना है। तो से जो चिन्ह है किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और से तीसरे पर आ रहे हैं, तो इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। सपादेन खंज, इस वाक्य में पादेन में जो विभक्ति हो जाएगी वह हो जाएगी तृतीय। तो ऑप्शन असही होगा। और इसमें जो सूत्र अगर पूछा जाए तो इसमें सूत्र हो जाएगा यौनांग विकारा, यानी कि मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उस विकरित अंग में तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन अव्ययीभाव, ब द्विगु समास, स द्वंद्व समास और द हो जाएगा तत्पुरुष। तो यथाशक्ति यानी जिस शब्द में पहला पूर्व पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, तो उसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन अ सही है, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ सर्प की विशेषता बताई जा रही है। सांप है लेकिन कैसा? काला। कृष्ण माने काला। तो सांप की विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, कर्मधारय समास। क्योंकि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और बहुब्रीहि पर पद में समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 12वां, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीत माने होता है पीला, अंबर माने वस्त्र, यानी वस्त्र की विशेषता यहाँ बताई जा रही है। तो ऑप्शन अ है अव्ययीभाव, ब हो जाएगा बहुब्रीहि, स हो जाएगा द्विगु और द हो जाएगा द्वंद्व। तो पीताम्बर शब्द में जो समास हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पीतम अम्बरम यशसा, पीला है वस्त्र जिसका वह, अर्थात श्री कृष्ण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये अगर इसको इस तरह से अगर हम करते हैं कि पीला है वस्त्र या पीला है जो वस्त्र, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय यहाँ कहीं दिया नहीं है, पीताम्बर दिया है, तो पीतम अम्बरम यशसा इस तरह से विग्रह कर लेंगे और इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पितरौ में कौन सा समास है? पितरौ शब्द दे दिया गया है। हंसो हो, मयूरो हो, पितरौ हो। इसमें ऑप्शन अ है तत्पुरुष, ब है द्वंद्व, स है बहुब्रीहि
या द है सभी। तो पितरों शब्द में जो समास हो जाएगा वह हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। ये ऑप्शन बी सही है करेक्ट आंसर, द्वंद्व समास। पितरों, पितरों का मतलब होता है माता और पिता, यानी इसमें दोनों आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 14वां, चतुर्मुख में कौन सा समास है? चतुर्मुख, मुख की विशेषता बताई जा रही है कि चार है मुख जिसके, वह या चार मुख वाला। ऑप्शन अ हो जाएगा द्वंद्व समास, ब हो जाएगा द्विगु, स हो जाएगा तत्पुरुष और द हो जाएगा बहुब्रीहि। तो चतुर्मुख किसे कहा गया है? तो चतुर्मुख वाला अर्थात ब्रह्मा जी। तो इसमें तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, ना चतुर माने चार, मुख माने मुख। तो यहाँ ना चतुर की विशेषता, चार की विशेषता, चार महत्वपूर्ण है ना ही मुख महत्वपूर्ण है, दोनों मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति संकेत कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन द्विगु समास, ब द्वंद्व समास, स कर्मधारय और द बहुब्रीहि समास। तो पंचवटी में जो सही इसका आंसर होगा वह आंसर अ हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन पंचवटी में बहुब्रीहि समास भी होगा, क्योंकि 5 वटों का समाहार अर्थात एक स्थल का बोध हो रहा है जहाँ पर रामकृष्ण और सीता जी निवास किए थे। तो इस तरफ से एक स्थल का बोध होने के कारण इसमें बहुब्रीहि समास भी है। और पंचवटी 5 वटों का समूह अर्थात समाहार, इस तरह का अगर हम विग्रह करते हैं तो इसमें द्विगु समास होगा। तो पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नायका में कौन सी संधि है? ऑप्शन अयादि संधि, ब है गुण संधि, स है वृद्धि संधि और द है यण संधि। तो इसका सही आंसर होगा अयादि स्वर संधि, ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेट के परीक्षा में भी पूछा गया है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन अ 8, ब 10, स 12 और द हो जाएगा 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन द 14। संस्कृत में क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत में कितने कारक हैं? कारकों की संख्या पूछी गई है। अ 6, ब 7, स 8 और द 9। तो देखिए संस्कृत में जो कारकों की जो संख्या है वह सिर्फ और सिर्फ 6 होते हैं। तो ऑप्शन आपका अ सही हो जाएगा। और हिंदी में अगर पूछे जाएगा कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, जबकि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, हिंदी में कितने कारक होते हैं? देखिए यही क्वेश्चन आ गया। हिंदी में कारकों की जो संख्या अभी आपको बताए हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8। अगला 20वां जो क्वेश्चन है वह है कि वर्ण के भेद होते हैं। ऑप्शन अ 2, ब 3, स 4 और द 6। तो वर्ण का भेद पूछा गया है। तो वर्णों के जो भेद होते हैं वह 2 वर्ण होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन। तो इस तरह से ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा 21वां क्वेश्चन वह है स्वर को कहते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेट के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अ अच, ब हल, स यण, द इक
स्वर को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, अच। स्वर को अच क्यों कहते हैं? तो अच एक प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी स्वर हैं, इसलिए स्वर को अच कहा गया है। और हल भी एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी व्यंजन है, इसलिए व्यंजन को हल कहा गया है और स्वर को अच कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22वां, व्यंजन को कहते हैं। देखिए इसका आंसर पहले ही बता चुके हैं हम। व्यंजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन अ अच, ब हल, स यण और द इक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हल। अगला जो क्वेश्चन है 23वां, वह है व्यंजन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन अ 3, ब 4, स 5 और द हो जाएगा 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंसर ऑप्शन स 5। कौन कौन से? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इस तरह से इसका जो ऑप्शन 5वां स दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 5, ये बिल्कुल ही सही है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्यंजन के भेद हैं। तो व्यंजन के जो भेद हैं वह 3 भेद बताए गए हैं। ऑप्शन अ स्पर्श व्यंजन, ब अंतस्थ व्यंजन, स ऊष्म व्यंजन, या सभी। तो ये सभी, ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन अ य र ल व, ब ट वर्ग, स क वर्ग, या द स स स ह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ य र ल व। अगला क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन है। अ स, ब स स ह, या द सभी। तो ऊष्म व्यंजन पूछा गया है। तो ऊष्म स ह, ठीक है, स ह, ऊष्म व्यंजनों की जो संख्या है वो 4 बताई गई है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन द, अर्थात ये सभी। अगला क्वेश्चन है क का सही रूप है। क का सही रूप पूछा गया है। अ क हलंत प्लस अ, ब क प्लस अ हलंत, स क हलंत प्लस अ हलंत और द कोई नहीं। तो देखिए क का सही रूप पूछा गया है। तो जब क हम लिखते हैं क, ठीक है, और जब यहाँ पे हलंत लगा देते हैं तो यहाँ पे अ हो जाता है, ठीक है। तो क में अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो अ इसी में समाहित रहेगा, और जब हलंत लगा देते हैं तो अ अलग हट जाता है। तो क हलंत अ, अर्थात ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क अगला क्वेश्चन जो 28वां है, क प्लस स के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है? ऑप्शन अ र, ऑप्शन ब ज्ञ, ऑप्शन स और ऑप्शन द है छ। तो कक्षा, ये क प्लस स से मिलकर के बना है कक्षा। तो ये ऑप्शन आपका द सही हो जाएगा। 29वां जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, श्री गणेशाय नमः में गणेशाय किस विभक्ति का है? तो देखिए राम का जो रूप आप याद किए थे, अह अम एन
यतस्यामे। तो रामः रामम रामेण रामाय रामाय रामात रामा से रामे राम। तो रामाय देखिए किस में आ रहा है, चतुर्थी में आ रहा है ना। उसी तरह से गणेश का भी राम के अनुसार ही रूप चलेगा, क्योंकि गणेश भी पुल्लिंग शब्द है, आकारांत शब्द है। तो गणेशः गणेशम गणेशेन गणेशाय। तो गणेशाय किस में आ रहा है, चतुर्थी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। तीसरा क्वेश्चन है, शिष्य गुरुणा सह गच्छति में गुरुणा किस विभक्ति का है। ऑप्शन अ द्वितीय, ब चतुर्थी, स पंचमी और द सप्तमी। तो गुरु का रूप आप पढ़िए एक बार, प्रथमा से सप्तमी तक एक वचन में पढ़ेंगे। गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे। तो गुरुणा, गुरु गुरुम गुरुणा, गुरुणा किस पे आ रहा है, तृतीया में आ रहा है ना। गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे। तो शिष्य गुरुणा स गच्छति में गुरुणा किस विभक्ति का है। इसमें ऑप्शन दिया है अ द्वितीया, ब चतुर्थी, स पंचमी और द सप्तमी। तो इसमें जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ये गलत दिया है। गुरु गुरुम गुरुणा दिया है, तो गुरुणा में तृतीया होगा। यहाँ पे ये द्वितीय जो दिया है गलत दिया है, यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगा। ठीक है, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे। तो गुरुणा शब्द दिया, गुरुणा स गच्छति, तो गुरुणा में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ऑप्शन इसका सही नहीं है। अगला देखेंगे, तीसरा जो क्वेश्चन है, ग्रामम अवित वनम अस्ति में ग्रामम किस विभक्ति का है। अभित परित समया निक्षा हाँ प्रतियोग्य है। अर्थात जिस वाक्य में अभित शब्द आ जाए, परित शब्द आ जाए, समया निक्षा हाँ प्रति योग, ये सब का जिस वाक्य में योग होता है तो उसमें जो विभक्ति होती है उसमें द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन असही होगा, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, यहाँ पे दिया है ग्रामम, तो ग्रामम में अम आ रहा है, शब्द में अम आ रहा है, तो जिस शब्द में अम आ जाए उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो ऑप्शन असही है। 32वां जो क्वेश्चन है वह है कि जीवेषु मानवा श्रेष्ठः। वाक्य में जीवेषु किस विभक्ति का है। तो आपको अगर शब्द रूप याद होगा तो शब्द रूप में आप देखे होंगे कि जिस शब्द के अंत में सु लगा हो, हरिसु, कविसु, रामसु, तो सु किसमें है भाई, तो बहुवचन में जब आएंगे तो बहुवचन के लास्ट में जो सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति उसमें होगी। तो इसका जो आंसर ऑप्शन जो सही होगा वह हो जाएगा अ सप्तमी। ठीक है, 33वां जो क्वेश्चन है वह है भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। ऑप्शन अ है अनुप्रास, ब है यमक, स है रूपक और द है उत्प्रेक्षा। तो इसमें पूछा गया है अलंकार। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, भगवती में भ, भारती में भ, भारते में भ। तो जिस वाक्य में एक ही वर्ण की बारंबार आवृत्ति हो तो उसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 34वां, उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन पूछा गया है। तो उष्म व्यंजनों की जो संख्या है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 4 होता है, स स स ह। तो इसमें ऑप्शन अ है यवरला, ब है छत्रज्ञ, स है स स स ह और द है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स स स ह। संयुक्त व्यंजन है 35वां क्वेश्चन। ऑप्शन अ है छ, कक्षा, ब है त्र, स है ज्ञ या द है ये सभी। तो संयुक्त व्यंजन है, तो ये सभी संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि क प्लस अ से मिलकर क प्लस स से मिलकर कक्षा बना है,
त प्लस र से मिलकर त्र बना है और ज प्लस यहाँ से मिलकर के ज्ञ बना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनमें दो व्यंजन वर्णों का संयुक्त है, दो वर्ण एक दूसरे में समाहित है, तो ये सभी संयुक्त व्यंजन है। अगला देखेंगे 36वां जो क्वेश्चन है, ज प्लस य के योग से बनता है। ऑप्शन अ है ज्ञ, ब है त्र, स है छ प्लस ह और द है तीनों। तो ज और य के योग से बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ ज्ञ। 37वां क्वेश्चन है, वंश, हंस, अंग में जो बिंदु लगता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग, अनुनासिक, अनुस्वार या हलंत। वंश, हंस और अंग, इनमें आप देख रहे हैं कि व पे लगा हुआ है, बिंदी ह पे लगा हुआ है, अ पे लगा हुआ है। तो इसको, इस बिंदी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का जब बिंदी लगा रहता है तो इसे विसर्ग कहेंगे। इस तरह का किसी वर्ण के ऊपर लगा दिया जाए, कोई यहाँ वर्ण लिख दिया जाए और इस तरह का बिंदी लग जाए तो उसे हम जो है अनुस्वार कहते हैं। और इस तरह का बिंदी कर दिया जाए तो इसे अनुनासिक कहते हैं और इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाए उसे हलंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 38वां, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन अ है स्वर, ब है वर्णमाला, स है ध्वनि या द है गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला, वर्णों का समूह। तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। इस तरह का जब होता है वर्णों का एक समूह, क ख ग अ च ऐसे करके, तो जब एक वर्णों का समूह होता है तो वर्णों का एक माला बन जाता है, तो इसे वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। 29वां जो क्वेश्चन है वह है कि स्वर के कितने भेद हैं? ऑप्शन अ 3, ब 4, स 6 और द 7। तो स्वर के जो भेद बताए गए हैं वह 3 बताए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 40वां जो क्वेश्चन है वह है कि व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के कितने भेद हैं? ऑप्शन अ है 1, ब है 2, स है 4 और द 3। व्यंजन के भेद जो होते हैं वह 3 भेद बताए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इस तरह से माहेश्वर सूत्र के आधार पर इसके 3 ही भेद बताए गए हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में देखा जाए तो एक और इसका भेद बढ़ जाता है, वह है संयुक्त व्यंजन। तो यह संस्कृत का पेपर है, तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा वह ऑप्शन द सही होगा। 3 स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अगला क्वेश्चन है 41वां, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन अ है य, र, ल, व, ब है क, ख, घ, स है स, स, ह और द है ण। तो अंतस्थ, अंतः माने भीतर, आस्था माने स्थित। तो भीतर से ये वर्ण निकलते हैं, मुख के भीतर से निकलते हैं और इनको अर्धस्वर भी कहा गया है। तो आंसर आपका ऑप्शन जो असही है बिल्कुल ही सही आंसर है, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अगला जो क्वेश्चन है 42वां वह है यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि बताइए। यदः धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। तो ये जो संधि है, विच्छेद है, इसमें इन शब्दों में अगर संधि बताना है तो संधि होगा
ऑप्शन अ है यण संधि, ब है गुण संधि, स है आदि संधि और द है वृद्धि संधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन अ यण संधि। अगला जो क्वेश्चन है वह है 43वां, नायकः का संधि विच्छेद बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द नायकः, गायकः, ये शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें ना में कौन सा स्वर है आ और य, तो आय आ रहा है। एचो अयवा यावह, यह जो सूत्र है यह किस संधि का है, तो यह अयादि स्वर संधि का सूत्र है। ठीक है, अयादि स्वर संधि। तो नायक शब्द का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह ऑप्शन अ है नय धन अकः, ब है ना धन अकः, स है न धन अकः और द है नय धन आक। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन अ नय धन अकः, नायका। अगला जो सवाल है, क्वेश्चन है, वह आपके स्क्रीन पर है। पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रम, चतुर्मुखम में समास कौन सा है। तो देखिए ये ऑप्शन आपका दिया है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो पंचवटी, त्रिलोकी, नवरात्रम, चतुर्मुख में समास पूछा गया है, तो द्वंद्व समास नहीं होगा, कर्मधारय समास भी नहीं होगा। ठीक है, तो बच गया द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो देखिए पंचवटी, 5 वटों का समूह, 3 लोकों का समूह, त्रिमने 3, 9 रात्रियों का समूह, तो 9 रातों का संहार, चतुर्मुख 4 मुखों का समूह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला जो वाक्य हो रहा है, पहला जो वर्ण हो रहा है, शब्द हो रहा है पूर्व पद, वह जो है संख्यावाची है। पंच माने 5, यहाँ 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4। तो इस तरह का पहला जो पद होगा वो संख्यावाची हो, तो इसमें कौन समास हो जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, द्विगु समास। अगला जो क्वेश्चन है 45वां, पीताम्बरः, नीलकंठः, दशाननः, चंद्रशेखरः में समास है। ऑप्शन अ बहुब्रीहि समास, ब है द्विगु समास, द है द्वंद्व समास और स है द्वंद्व समास और द है कर्मधारय समास। तो इन शब्दों में आपको समास का नाम बताना है। तो पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण, तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात कृष्ण शंकर भगवान का बोध हो रहा है, शिव जी का बोध हो रहा है। 10 अननानि यस्य स, 10 मुख वाला अर्थात रावण का बोध हो रहा है। चंद्रम शेखरम यस्य स, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है सिर पे जिसके अर्थात शिव जी का बोध हो रहा है। तो तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन आपका असही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन अ। अगला है क्वेश्चन 46वां, वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात पद में कारक है। तो अह अम एन यतस्या में, इस सूत्र को आप याद कर लेंगे तो पूर्णतः आप कारक बता सकते हैं। इसमें दिया है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति में, वृक्षात में कौन सा कारक है। ठीक है, कारक पूछा गया है वृक्षात में। तो त पे हलंत लगा हुआ है, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात। त किस में आ रहा है, पंचमी में आ रहा है ना। तो पंचमी में कारक कौन सा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो अपादान आ रहा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो से आ रहा है, अलग होने की भावना हो रही है, तो असही हो जाएगा, ऑप्शन अ अपादान। अगला जो क्वेश्चन है 47वां, वह है एकोनविंशति का अर्थ क्या है। एकोनविंशति, ऑप्शन अ है 12, ब है 20, स है 40 और द है 19। तो एकोनविंशति इस शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 19, क्योंकि यहाँ पे दिया है एको न विंशति, यानी 20 में एक नहीं।
एको न विंशति, यानी 20 में एक नहीं तो 20 में एक नहीं तो 20 में से एक माइनस कर दीजिए, कितना बच रहा है 19। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन द। अगला 48वां क्वेश्चन है, संस्कृत में कारक कितने हैं? तो पहले ही बता चुके हैं, संस्कृत में जो कारकों की संख्या है वह जो है ऑप्शन द सही होगा। 6 कारक होते हैं, जबकि हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, विप्राय गाम ददाती में कारक है। ऑप्शन अ कर्ता, ब करण, स संप्रदान और द है अपादान। तो विप्राय में गाम ददाती, विप्र मने ब्राह्मण, वह ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, तो को कारक चिन्ह से भी जान जाएंगे। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, तो वह ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन स सही हो जाएगा, संप्रदान। या विप्रह, विप्रम, विप्रेण, विप्राय। तो विप्राय किस में आ रहा है? चतुर्थी में आना है, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन स सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिंशतः का अर्थ क्या है? त्रिंशतः, तो ऑप्शन अ है 30, ब है 40, स है 23 और द है 13। तो त्रिंशत शब्द का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन अ हो जाएगा 30। त्रिंशत माने 30। अगला क्वेश्चन है 51, गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है। गत्वा, तो इसमें देखिए त्वा आया है, गत्वा, पठित्वा, हसित्वा। जिस शब्द के अंत में त्वा आ जाए तो उसमें प्रत्यय अगर पूछा जाए तो उसमें प्रत्यय कौन सा होगा? प्रकृति और प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन अ है गम प्लस कत्वा, गम प्लस तुमुन, गम प्लस सत और गम प्लस आनच। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? धातु। धातु और प्रत्यय दोनों पूछा गया है। तो इसमें गत्वा में कौन से धातु है? तो गम धातु है। जिस शब्द के अंत में त्वा है उसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। कहीं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन अ, गम धन कत्वा बराबर गत्वा हो जाएगा। अगला है 52, गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। गमनम शब्द में धातु और प्रत्यय को पूछा गया है। ऑप्शन अ है गम धन लिट, ब है गम धन इच, स है गम धन अन और द है त्यज धन लैप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, गम धन लिट। अगला क्वेश्चन जो है वह आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, पठनियम पद में धातु एवं प्रत्यय है। ऑप्शन पठधन अनियर, ब है पठधन तुमुन, स है पठधन सत और द है सभी। तो पठनियम, ठीक है, पठनियम शब्द में जो धातु एवं प्रत्यय पूछा गया है वह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, अनियर प्रत्यय है, पठन धातु है। कर्ता का प्रकृति प्रत्यय बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर द हो जाएगा, क्री धातु त्रिच प्रत्यय। ऑप्शन 55 क्वेश्चन है, पट धातु में तुम प्रत्यय लगाने पर रूप होगा। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत में तुम शब्द आ जाए ना तो उसमें जानिए कि तुम प्रत्यय है। पठिए तुम, पठित्वा, पठितुम सभी। तो इसमें देखिए जो सार्थक जो शब्द है वो कौन सा होगा? पट धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप होगा?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आंसर स हो जाएगा, पठितुम। अगला क्वेश्चन है पठ धातु 56 जो क्वेश्चन है, पठ धातु में सत्रि प्रत्यय लगाने पर कौन शब्द बनेगा? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन अ पठित्वा, ब है पठन, स है पठितुम और द है कोई नहीं। तो सत्रि प्रत्यय, सत्य प्रत्यय लगाने पर क्या शेष बचता है? तो सत्रि का अत शेष बचता है, लेकिन पुल्लिंग जो रूप होगा वह हो जाएगा पठन। ठीक है, पठन, पठंती, पठत। ठीक है, तो पठन हो जाएगा पुल्लिंग, पठंती हो जाएगा स्त्रीलिंग और पठत हो जाएगा आपका नपुंसकलिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ब। अगला जो क्वेश्चन है, समास का अर्थ है अ विस्तार, ब व्याख्या, स योग और द हो जाएगा संक्षेप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन द हो जाएगा संक्षेप। अगला 58 जो क्वेश्चन है वह है 50 का अर्थ है। 50 का अर्थ अ 15, ब 25, स 50 और द 100। तो 50 ऑप्शन आपका हो जाएगा 50 स। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पावका में संधि है। ऑप्शन अ है गुण संधि, ब है आदि संधि, स है वृद्धि संधि और द है यण संधि। तो पावकः में ये जो आया इसमें अयादि स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी। आव आ रहा है तो आव आने से एचो अय वा आवह, तो आव आने से इसमें अयादि स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है या मांगणनम को कौन सा व्यंजन कहते हैं? ऑप्शन अनुनासिक व्यंजन, ब ऑप्शन संयुक्त व्यंजन, स दोनों या द कोई नहीं। तो यमगणनम को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन असही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह 61 है, त थ द ध न का उच्चारण स्थान है। तो देखिए इसमें इसका सूत्र काम कर रहा है ऋतु लसानम दंता। तो ऋतु लसान, तू से तू तवर, त थ द ध न, तो इसमें दंता हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये द सही हो जाएगा। 62 जो क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। अ है तालु, ब है कंठ, स है दंत और द है ओष्ठ। तो विसर्ग का अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, तो अकुह विसर्जनिया यानी विसर्ग का पूछा गया है। तो इस तरह का प्रातः, वृक्षः, इस तरह से लास्ट में विसर्ग का लगा है तो उसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद हैं? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अ 1, ब 2, स 3 और द 4। तो संधि के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ऑप्शन स होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये जो होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद होते हैं। कट गए। तो इस तरह से आप लोग 63 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़े हैं। अगला जो वीडियो हम लेकर उपस्थित होंगे उसमें अगला पार्ट में आगे के क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेट की परीक्षा के लिए, सीटेट की परीक्षा के लिए, या डीएलएड की जो आप लोग क्लास कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप घर पे रहें और इन क्वेश्चनों को याद करें। इन आशा विश्वास के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। फिर आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।